आर्यन और स्नेहा अपनी बाइक पर सवार होकर शहर डिनर करने जा रहे थे। तभी अचानक आर्यन को ब्रेक मारना पड़ा। सामने गाड़ियों की कतार लगी थी, वहां ट्रैफिक था। आर्यन को एक शॉर्टकट पता था जो सीधे जंगल के बीच से होकर निकलता था। बिना वक्त बर्बाद किए दोनों ने अपनी बाइक उस कच्चे और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर डाल दी। झाड़ियों को चीरते हुए और पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए वे जैसे तैसे शहर वाली सड़क के पास पहुंचे। अब उनके सामने एक पुरानी सुरंग थी। आर्यन ने बाइक टनल के अंदर घुसा दी और अचानक उन दोनों के सिर धड़ से अलग होकर नीचे जा गिरे। बिना सिर के उनके शरीर कुछ सेकंड तक बाइक पर ही रहे और फिर बाइक अनियंत्रित होकर एक लोहे के बैरिकेड से जा टकराई। अभी इस खौफनाक मंजर को बीते कुछ ही देर हुई थी कि रामू नाम का एक लड़का जो शहर में काम करता था अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। उसने सोचा कि इस टनल से जाता हूँ, रास्ता छोटा पड़ेगा। जैसे ही रामू की बाइक टनल के भीतर दाखिल हुई, एक झटके में रामू का सिर भी कटकर जमीन पर लुढ़क गया। उसकी बाइक दूर जा गिरी और टनल के अंदर एक और लाश बिछ गई। ये टनल असल में शहर और गांव के बीच एक खूनी कड़ी की तरह काम करती थी। एक तरफ से रास्ता गांव की ओर जाता था जिसे लोग अक्सर शहर जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक शाम दो भाई आकाश और विशाल अपने दोस्त थुंग थुंग के साथ हमेशा की तरह ट्यूशन के लिए शहर जा रहे थे। तभी अचानक थुंग थुंग का फोन बजा। तीनों रुक गए। फोन उसकी गर्लफ्रेंड का था। थुंग थुंग को अपनी गर्लफ्रेंड से अकेले में बात करनी थी, इसलिए उसने बहाना बनाया और लड़खड़ाते हुए बोला, अरे सुनना, यहाँ लगता है रेंज नहीं है। अब उनके गर्लफ्रेंड की आवाज कट कट के आ रही है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा रेंज वाले एरिया में जाकर बात करता हूँ। यह कहकर थुंग थुंग फोन कान से सटाए बात करने में इतना खो गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि वह कदम किधर बढ़ा रहा है। वह सीधा उस श्रापित टनल के अंदर घुस गया। उसे टनल में जाते देख आकाश ने चिढ़ते हुए बोला, साला हरामी, कभी नहीं सुधरेगा। गर्लफ्रेंड का फोन आते काउरा बावरा हो जाता है। तकरीबन 20 मिनट बीत गए, लेकिन टनल के उस स्याह अंधेरे से थुंग थुंग वापस नहीं लौटा। छोटा भाई विशाल अब गुस्से में बोला, अरे भैया, वो आपका छपरी दोस्त थंग थंगिया अभी तक नहीं आया। ट्यूशन के लिए देर हो रही है, मम्मी बहुत मारेगी, कुछ कीजिए ना। आकाश ने उसे शांत कराते हुए कहा, अरे तू बिल्कुल टेंशन मत ले, वो बस अपनी गर्लफ्रेंड से ही चिपका होगा। वो उसके चक्कर में कतई पागल हो जाता है। तू यहीं रुक, हिलना मत, मैं अभी टनल के अंदर देख कर आता हूँ। आकाश हिम्मत जुटाकर टनल के अंदर बढ़ा। जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था, उसे खून की एक अजीब सी गंध आने लगी। जब वह टनल के बीचों बीच पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने थुंग थुंग की लाश पड़ी थी। उसका सिर गायब था और उसकी कटी हुई गर्दन से खून के फव्वारे फूट रहे थे। वह अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह टनल से बाहर की तरफ भागा। हांफते हुए जैसे ही वह टनल के बाहर सड़क पर आया, उसे दूसरा बड़ा झटका लगा। वहां विशाल भी मरा पड़ा था। उसका छोटा भाई अब बिना सिर के जमीन पर गिरा था। आकाश बदहवास होकर पीछे मुड़ा। एक खूबसूरत पर बेहद डरावनी चुड़ैल हाथ में बड़ा सा चाकू ली खड़ी थी। उसका चेहरा इतना बदसूरत और बीभत्स था कि उसके होंठों से गाढ़ा खून टपक रहा था। आकाश कुछ समझ पाता बिजली की फुर्ती से अपना चाकू चलाया और आकाश का सिर धड़ से अलग कर दिया। तीनों को खत्म करने के बाद वह चुड़ैल अपनी खूंखार और गूंजती हुई आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। उसने उनकी लाचारी का मजाक उड़ाया। जब थुंग थुंग बातों में मशगूल होकर टनल में आया था, तब वह वहां अचानक प्रकट हुई थी और उसका सिर काटकर सर खाली। फिर जब आकाश विशाल को अकेला छोड़कर अंदर गया तो वह बाहर आई और पल भर में विशाल का भी काम तमाम कर दिया। इस टनल का रहस्य बहुत भयानक और दर्दनाक था। ऐसा क्या है इस टनल में जिसके वजह से चुड़ैल लोगों को दर्दनाक मौत दे रही है? तो आइए आपको ले चलते हैं। दरअसल 2 साल पहले इसी रत्नगढ़ गांव में, जो कि बेहद खूबसूरत और शांत गांव हुआ करता था, इसी गांव के एक छोटे से पक्के मकान में एक ट्रक ड्राइवर की छोटी सी और सुखी फैमिली रहती थी। एक सुबह सुरेश ने जाते समय नंदिनी से कहा, नंदिनी, अब बहुत हो गई छुट्टियां। मुझे मुंबई का एक बड़ा काम मिला है, वहां माल डिलीवर करना है। मैं 2 से 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक अपना और चिंटू का अच्छे से ध्यान रखना। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, जाइए, लेकिन संभल कर जाना। जब भी भूख लगे या नींद आए तो पहले उसे पूरा करना, फिर गाड़ी चलाना। बाय बाय, लव यू। सुरेश भारी भरकम ट्रक में जाकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और सुरेश मुंबई के लंबे सफर पर निकल पड़ा। अब उस घर में सिर्फ नंदिनी और छोटा चिंटू रह गए थे।
सुरेश के जाने के बाद एक रात करीब 12 बज रहे थे। सारा गांव गहरी नींद में सो चुका था। तभी अचानक घर के अंदर चिंटू की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था और सर्दी जुकाम की वजह से उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने कांपते हाथों से सुरेश को फोन लगाया, लेकिन सुरेश ने फोन काट दिया और उसका नंबर बिजी बताने लगा। नंदिनी ने फिर से फोन ट्राई किया, लेकिन इस बार सुरेश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद उसने जानबूझकर फोन बंद कर दिया था। नंदिनी बहुत टेंशन में आ गई थी। बेचारी ने जैसे तैसे उसने वह भयानक रात काटी। चौथे दिन सुबह जब सुरेश घर पहुंचा तो वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक सजी धजी लड़की थी। नंदिनी ने जब उस लड़की को देखा तो उसका खून खौल उठा। वह गुस्से में गरजते हुए बोली, अरे तुमने उस रात मेरा फोन क्यों नहीं उठाया और जानबूझकर स्विच ऑफ क्यों कर दिया था? चिंटू की जान पर बनाई थी। और ये कौन है? किसे अपने साथ लेकर आए हो तुम? जवाब दो। सुरेश ने उस लड़की की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, अरे ये मेरी दूसरी बीवी है, मुझे मुंबई में मिली थी। बहुत शरीफ है, तुम्हारे साथ आराम से रह लेगी। तुम दोनों मिलकर मस्त खाना बनाना, साथ में रहना। वाह भाई वाह, क्या जोड़ी जमेगी। ये सुनते ही नंदिनी आग बबूला हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारा एक बेटा भी है, उसका तो ख्याल किया होता। अब बहुत हुआ, ये औरत इस घर में नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। ए चुड़ैल, निकल यहाँ से। नंदिनी की बात सुनकर सुरेश का चेहरा। तुम बस करो नंदिनी, अब तुम्हारा बहुत हुआ। ये मेरा घर है और यहाँ फैसला सिर्फ मेरा चलेगा। मैंने सोच लिया है, इस घर में अब मेरी दूसरी बीवी ही रहेगी, जो तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इतना कहते ही सुरेश हैवान बन गया। बेरहमी से धक्का मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। घर से बेदखल होने के बाद नंदिनी और चिंटू अब बिल्कुल अकेले थे। नंदिनी अपने बीमार बच्चे के साथ शहर की ओर जाने वाली सड़क पर पैदल ही निकल पड़ी। तभी अचानक चिंटू का शरीर ढीला पड़ने लगा और वह चक्कर खाकर वहीं सड़क पर गिर पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत बीमार था। नंदिनी बुरी तरह घबरा गई। नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हॉस्पिटल अभी भी बहुत दूर था। तभी बगल से एक कार गुजरी। नंदिनी ने हाथ जोड़कर उसे रोकने की कोशिश की, पर कार वाला उन्हें बेसहारा देखकर भी बिना रुके वहां से निकल गया। वक्त बीतता जा रहा था और सूरज ढलने लगा था। चिंटू तड़प रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। तभी वहां से एक पीले रंग की जीप गुजरी। नंदिनी ने फिर से हाथ दिया और इस बार जीप रुक गई। जीप से 2 आदमी बाहर आए। नंदिनी रोते हुए गिड़गिड़ाई, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरा बेटा 2 घंटे से बेहोश है, इसकी सांसें कम हो रही हैं। हमें बस पास के हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए, मैं उम्र भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। एक आदमी ने बच्चे की हालत देखी और बोला, ठीक है, चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। हम बहुत अच्छे आदमी हैं, डरो मत। नंदिनी को लगा जैसे फरिश्ते मिल गए हों। वह उन पर भरोसा करके जीप में बैठ गई, पर उसे क्या पता था कि उस जीप में बैठना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। हॉस्पिटल जाने के लिए जीप ने उसी सुरंग के अंदर प्रवेश किया। टनल के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक उन्होंने जीप रोक दी। ड्राइवर ने मुड़कर नंदिनी को गंदी नजरों से देखा और बोला, ओहो, क्या चिकनी माल है, अब तो असली मजा आएगा। इसके बाद उस काली टनल के भीतर से रूह कंपा देने वाली चीखें गूंजने लगी। छोड़ दो मुझे, रहम करो। उन्होंने नंदिनी के साथ गलत काम किया और फिर अधमरी हालत में नंदिनी और चिंटू को टनल के बाहर सड़क पर फेंक कर वहां से फरार हो गए। मासूम चिंटू रोते और चीखते हुए अपनी मां की तरफ रेंग कर बढ़ रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आया और चिंटू के ऊपर से गुजर गया। चिंटू ने अपनी मां की आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। नंदिनी ने आखिरी बार अपने बच्चे की कुचली हुई लाश को देखा। यह सदमा बर्दाश्त से बाहर था। ममता और इज्जत दोनों लुट चुकी थी। नंदिनी ने हार मान ली और रेंगते हुए टनल के ऊपर वाले हिस्से पर चढ़ गई और वहां से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद नंदिनी की रूह को शांति नहीं मिली। उसकी तड़पती हुई आत्मा उसी टनल में समा गई। अब वह टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि मौत का अड्डा बन चुकी थी, जिसका बदला वह हर उस इंसान से ले रही थी जो वहां से गुजरता था। उसके चंद दिन बाद एक दिन सुरेश ने अपनी दूसरी पत्नी को बड़े प्यार से बाय बाय कहा और किसी काम के सिलसिले में अपनी जीप लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। शाम का वक्त हो चला था और सूरज ढल रहा था। सुरेश को जल्दी थी, इसलिए उसने वहीं शॉर्टकट लेने का फैसला किया जो उस पुरानी टनल से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वह टनल के करीब पहुंच रहा था, हवाएं अचानक तेज और ठंडी होने लगी थीं। सुरेश ने अपनी जीप टनल के अंदर मोड़ी। टनल के बीचों बीच पहुंचते ही उसे अचानक बड़े जोर की पेशाब लगी। उसने जीप रोकी
और बाहर निकलकर टनल की एक दीवार के पास जाकर सुसु करने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से एक सफेद साया बिजली की तेजी से गुजरा। सुरेश की धड़कनें तेज हो गईं। वह तुरंत भागकर जीप में बैठा और पागलों की तरह इंजन स्टार्ट करके टनल से बाहर की ओर भागा। जैसे ही सुरेश ने पीछे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे वाली सीट पर नंदिनी बैठी थी। उसका चेहरा डरावना और खून से सना हुआ था। उसने जीप पर से अपना कंट्रोल खो दिया। तेज रफ्तार से जीप सड़क किनारे एक विशाल पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीप ने तुरंत भयंकर आग पकड़ ली और देखते ही देखते एक जोरदार धमाका हुआ। सुरेश उस आग में जिंदा जलकर मर गया। उस पहली मौत के बाद वह टनल हमेशा के लिए श्रापित हो गई। अब जो कोई भी वहां से गुजरता वह चुड़ैल उसे अपनी दर्दनाक मौत का हिस्सा बना लेती। आज भी उस टनल में सिर्फ सन्नाटा और मौत का साया बसता है।